नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 45 फाइनेंस कमीशन। तो स्लोली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को ताकि हम याद कर पाएं साथ में। तो शुरू करते हैं। फाइनेंस कमीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280, वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, यानी कि अर्ध न्यायिक बॉडी है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब से ही आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन को ऐड कर लिया गया था। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। इसका गठन करने का जो काम है वो राष्ट्रपति का होता है, भारत के राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर और अर्लियर। तो हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इसका गठन करते हैं हर 5 साल के बाद, या फिर चाहें तो इससे पहले भी इसका गठन किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। तो इसकी बात करेंगे कॉम्पोजिशन की, इसके स्ट्रक्चर की, कि फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है इसका क्या स्ट्रक्चर है, कितने मेंबर्स हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या प्रोसेस है, उनको कैसे चुना जाए, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कॉम्पोजिशन फाइनेंस कमीशन में एक तो चेयरमैन होता है और इसके अलावा 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो इनका जो टाइम, इनको अपॉइंट करने का काम, चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम भी भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर किसी अदर एक्ट के द्वारा, बल्कि ये टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वो स्पेसिफाई करते हैं कि इनका क्या टाइम पीरियड रखना है। वो जब भी चाहें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको उनके पद से हटा सकते हैं और इनको बने भी रहे जब भी चाहें। तो क्योंकि ये किसी भी समय फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकते हैं, इसको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसके मेंबर्स को भी किसी भी समय हटाया जा सकता है, और ये एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए भी। तो इनको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, चेयरमैन को या 4 अदर मेंबर्स को, ये एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है टू डिटरमाइन, निर्धारित करने के लिए कि जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मैनर होगा, प्रोसीजर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू डिटरमाइन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन मैनर ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन मैनर का निर्धारण करेगी। तो इसके लिए हमारे पार्लियामेंट ने 1951 के अंदर ही एक कानून बना दिया था, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। इसके अंदर फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस और सिलेक्शन मैनर, प्रोसेस, प्रोसीजर के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, उनको डिसाइड कर लिया गया था फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के द्वारा, पार्लियामेंट ने किया था। तो चेयरमैन बनने के लिए, चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन है? चेयरमैन बनने के लिए चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स का, पब्लिक अफेयर्स का जिसको एक्सपीरियंस होगा वही चेयरमैन बन सकता है। इसके अलावा जो 4 अदर मेंबर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जो एक हाई कोर्ट का जज हो, या फिर एक हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, एलिजिबिलिटी रखता हो, उस लेवल का व्यक्ति हो, जिसको लीगल मैटर्स की पूरी नॉलेज हो, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। सेकंड पर्सन ऐसा हो, सेकंड मेंबर ऐसा हो जिसको नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसे वाइड एक्सपीरियंस हो इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
प्रशासन की और वित्तीय मामलों की जानकारी हो। एक ऐसा जानकारी ही ना हो बल्कि अनुभव हो, एक्सपीरियंस, वाइड एक्सपीरियंस। फोर्थ मेंबर ऐसा हो जिसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमने कॉम्पोजिशन जान लिया। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस की कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो फाइनेंस कमीशन के का जो मेन जो इसका फंक्शंस है, जो रोल है, वो एक रिकमेंडेशन करना है प्रेसिडेंट को। तो ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो कि परामर्श करती है राष्ट्रपति को, सरकार को। तो ये केवल रिकमेंड करती है, परामर्श देती है, इसलिए इसके जो द्वारा लिए गए जो डिसीजन हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होते इतना, क्योंकि सरकार चाहे तो इसको मान भी सकती है, इनकी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। ये बाइंडिंग नहीं है, ये एक एडवाइजरी नेचर का रोल रहता है फाइनेंस कमीशन का। इसके फंक्शन जो है वो एडवाइजरी नेचर के हैं। जैसे आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, वैसे ही जो रिकमेंडेशंस हैं इससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 281 है वो रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 281 रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। तो फंक्शंस की बात करेंगे तो फर्स्ट जो फंक्शंस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर्स। मतलब जितने नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, जितने भी टैक्स कलेक्ट होते हैं सरकार के पास, उन टैक्सेस, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट करना। और उसके बाद स्टेट्स का जितना भी हिस्सा, एक तो सेंटर के पास स्टेट हिस्सा चला जाएगा, एक स्टेट्स के पास हिस्सा रह जाएगा। स्टेट्स का जो हिस्सा होगा उन स्टेट्स के हिस्से को सभी स्टेट्स में एलोकेट कर देना, एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर्स। तो सभी स्टेट्स में भी उसको एलोकेट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देने का काम प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को फाइनेंस कमीशन का होता है। ये एक फंक्शन है। सेकंड, प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स बाय द सेंटर दैट इज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब सेंटर जो स्टेट्स को एड देता है, ग्रांट देता है, ग्रांट्स इन एड देता है, तो सेंटर स्टेट्स को कहाँ से पैसे देता है, फंड कहाँ से देता है? वो देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सेंटर जो स्टेट को ग्रांट इन एड देता है, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देने का काम है, वो भी फाइनेंस कमीशन का होता है। ठीक है। थर्ड है मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ state to supplement resources of panchayats and municipalities in state of recommendations by state finance commission। तो मतलब जो पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज को जो फंड्स दिए जाते हैं, रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जो उनको सप्लीमेंट किया जाता है, हेल्प की जाती है पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज को, वो की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो वो स्टेट के अंदर जो इतनी भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, उन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को हेल्प करने का, असिस्ट करने का, सप्लीमेंट करने का, उसको रिसोर्स प्रोवाइड करने का जो काम है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से किया जाता है। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत को कितना फंड्स दिए जाएं, कितने रिसोर्सेज दिए जाएं, किस तरीके से सप्लीमेंट किया जाए। तो उससे रिलेटेड मेजर्स
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को ऑगमेंट करने का, मतलब ग्रोथ करने का, इंक्रीज करने का। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में पैसे रहे उसको, उसकी ग्रोथ के लिए मेजर्स यानी उपाय, सॉल्यूशन समाधान, मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देने का काम भी फाइनेंस कमीशन का होता है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ है एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट, कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को सौंपता है उससे किससे रिलेटेड, साउंड फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स, तो उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। तो दिए हो गए फंक्शंस, रिकमेंडेशंस, एडवाइजरी नेचर है जो एडवाइजरी रोल। तो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को आगे पार्लियामेंट में सौंपता है, लेज इट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों जितने पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, दोनों राज्यसभा लोकसभा, दोनों हाउसेज में इस रिपोर्ट को भेजा जाता है अलोंग विद, प्लस इसके साथ किसको, अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन दी होती है, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो ये जो रोल रहता है फाइनेंस कमीशन का, ये एक एडवाइजरी रोल रहता है, एडवाइजरी नेचर का रहता है, ये बाइंडिंग नेचर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं होती, इनकी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, तो इसका रोल एडवाइजरी नेचर का रहता है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो पहले से कम हुआ है, अंडरमाइन हुआ है। क्यों अंडरमाइन हुआ है? जब से प्लानिंग कमीशन आया है, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के जो फंक्शंस हैं वो ओवरलैप करने लगे हैं, तो इसलिए जो फाइनेंस कमीशन का रोल है वो थोड़ा कम हुआ है। तो ये हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लिया। आर्टिकल 280 इससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रेसिडेंट। कॉम्पोजिशन जान लिया हमने, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। टाइम पीरियड फिक्स नहीं है बल्कि स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट है। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को। देन उसकी ये सारी बताई गई हैं, क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्या रहेंगी चेयरमैन की और 4 अदर मेंबर्स की। ये फंक्शंस हो गए, रिकमेंडेटरी नेचर के हैं, एडवाइजरी नेचर के, एडवाइजरी रोल रहता है। तो ये सब हमने जान लिया है। ये छोटा सा चैप्टर है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि क्या इसमें कमी रही, क्या इसमें और ऐड किया जा सकता है, क्या इसमें और अच्छे से वीडियो बनाई जा सकती है, समझाया जा सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो आप और वीडियोस जो कि इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक्स के सभी चैप्टर्स को जिनको हम कवर करने वाले हैं उनसे रिलेटेड आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम यूनिवर्सिटी भारत को धन्यवाद।